डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे जितने भी ये हमारे स्टूडेंट्स आज के सेमिनार के लिए इकट्ठे हुए हैं, माय कैरियर माय फ्यूचर की टीम के और मेडिकल काउंसलिंग क्लब के मेंबर्स जो हैं, हमारी एक कमिटमेंट आप सबके साथ रही है कि माय कैरियर माय फ्यूचर जो है अपने मेडिकल काउंसलिंग क्लब के मेंबर्स को बहुत सारी सर्विसेज देता है, और जिसमें नीट से पहले भी बहुत सारी सर्विसेज हैं और नीट के बाद भी हैं। नीट से पहले की बहुत सारी सर्विसेज में एक सर्विस ये भी है कि हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करें, और मॉक टेस्ट के साथ साथ सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको टिप्स देने के लिए अच्छे फैकल्टी मेंबर्स भी आपके लिए लेकर आए, जो एक्सपीरियंस हो, जो आपको गाइड करें, आपको बताएं कि कैसे आप अपने नीट के स्कोर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट। और नीट के बाद तो आपको पता ही है कि हमारी सर्विसेज जो सारी रहती हैं कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस हमारी तरफ से आते रहेंगे नीट की काउंसलिंग को लेकर, और चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है, चाहे वो आपके स्टेट की काउंसलिंग है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग है, उसके सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है, उस चॉइस फिलिंग में आपके लिए गाइड करेंगे, को आपको गाइड करेंगे, चाहे वो फर्स्ट राउंड है, चाहे वो सेकंड राउंड है, या कोई भी राउंड है, उसमें आप बच्चों को हम गाइड करेंगे, स्टूडेंट्स को जो हमारे मेडिकल काउंसलिंग क्लब के मेंबर्स हैं। तो आज का जो ये नीट से पहले का क्योंकि टाइम है, तो नीट के पहले के जो आज हमने सेशन जो प्लान किया है श्री सुबोध श्रीवास्तव सर का, खास तौर पे केमिस्ट्री को लेकर। तो सुबोध सर अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, ही इज अ वेरी रिनाउंड फैकल्टी इन केमिस्ट्री। 31 इयर्स का उनका अपना एक्सपीरियंस है। बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जैसे नारायणा, आकाश, गोल, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को समझिए उन्होंने अपने हाथों से खड़ा किया है एक वंस अपॉन अ टाइम। तो एक फाउंडर फैकल्टी मेंबर रहे हैं इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के। इसके साथ साथ इतना साल का एक्सपीरियंस होना, खासतौर पे मेडिकल की लाइन का एक्सपीरियंस होने का एक उनका प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज उनसे जो जो सब पढ़ते थे, उसके बाद आज वो अच्छी पोजीशंस पर हैं, डॉक्टर हैं, और उनके भी एक अच्छा सर्कल है जिनसे उनको नई नई चीज़ों के बारे में वो अपने ही स्टूडेंट से पूछ के आप लोगों को उसके ऊपर भी गाइड करते हैं, एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और सुबोध सर अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। आप जानते हैं कि ही हैज रिटन अ वेरी like a very best selling book on simplified organic chemistry and complete inorganic chemistry। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मेडिकल को लेकर बड़ी यूजफुल रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो सेशन हमने आप बच्चों के लिए रखा है, आप इसका पूरा एडवांटेज लीजिए। सुबोध सर आज आपके बीच में हैं। कोई क्वेश्चन कुछ भी आपके माइंड में नीट को लेकर, आपके केमिस्ट्री के टॉपिक को लेकर आपके माइंड में हो, तो आप बेझिझक बिना हेजिटेशन के आप उनसे पूछिएगा। सर जो है इज वेरी हेल्पफुल और वेरी कोऑपरेटिव, सो ही विल गाइड यू। एंड आई होप ये जो होने वाला सेशन है आपके लिए काफी गाइडिंग रहेगा, काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। सो ओवर टू सुबोध सर, थैंक यू। हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं, पास तो मेहनत तो बच्चे ही करते हैं, हम लोग तो सिर्फ उसको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग उसको बच्चे को बताते हैं कि भैया तुम्हारे पास जो 4 सब्जेक्ट है, उसके लिए उसको 3 ही मानकर चलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं मैच खेलने, या इंग्लैंड जाते हैं क्रिकेट मैच खेलने, तो हमारी टीम क्या करती है, एक स्ट्रेटेजी बनाती है कि हाउ टू फेस सच एंड सच एंडरसन एंड अदर बॉलर्स, और फलाने बैट्समैन को क्या वीकनेस है, कैसे उसको हम लोग आउट करेंगे। उसी तरह एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो, चाहे जो भी एंट्रेंस एग्जाम, अभी हम लोग नीट के पर ही फोकस करेंगे। तो नीट के एग्जाम के लिए जब हम बच्चे जब आते हैं, हमारे यहाँ जो ट्रेन है नीट के लिए, जो बच्चे आते हैं उसमें मोस्टली बच्चे जो होते हैं उनको बायोलॉजी में मन लगता है, उनको लगता है कि बायोलॉजी उनका फेवरेट सब्जेक्ट। 2 ही स्ट्रीम में बच्चे डिवाइड हो जाते हैं 10th के बाद जनरली, तो मैथ और बायोलॉजी में। तो मैथ जो बायोलॉजी में चला गया, वो लोग डॉक्टर बनना ही चाहते हैं जनरली, और डॉक्टर बनना चाहते हैं, सीट्स काफी कम है, बहुत मुश्किल होती है, और सीट्स तो इधर कुछ बढ़ा भी है, बहुत एडवांटेज है। तो करना क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे जो है एवरेज बच्चे, जिनको शुरू के एग्जाम में 100 नंबर आता है, और वो धीरे धीरे 6-7 महीने के बाद वो 500-600 नंबर लाने लगते हैं, और फाइनली वो पास कर जाते हैं। उसको उसमें हम लोग क्या करते हैं, वही चीज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए, वैसे मैं केमिस्ट्री के टीचर हूँ और 30 इयर्स प्लस से मैं पढ़ा रहा हूँ,
और बहुत सारे डॉक्टर बने हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे ऐसे बच्चे डॉक्टर बने, उनको ना विश्वास था ना उनके पेरेंट्स को विश्वास, और वो सारे बच्चे आज मेरे टच में हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी सब सेटल हैं, और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ जब इंटरेक्शन होता है। वो पुरानी बातें याद आती है कि पेरेंट्स उनका आता था नहीं मेरे बच्चे से तो नहीं होगा। मान लो किसी का पहले साल नहीं हुआ तो गार्जियन बोलता था कि इसका नहीं हो, तो क्या किया जाए, कैसे होगा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आपका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, आपका स्ट्रेंथ बायोलॉजी, और बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल साइंस है, आपको पता है, और ये आपको कितना नंबर दे रहा है, 360 मार्क्स दे रहा है, 360 मार्क्स दे रहा है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, और इसमें आपको 300 प्लस आना ही चाहिए, तब आप मेडिकल की बात सोच सकते। दो बातें, या तो आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, या आपको मैथ नहीं आता है। तो दोनों केस में बायोलॉजी में आपको एडवांटेज है कि यू कैन गो फॉर 300 प्लस। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको करना है एनसीईआरटी, और जो नोट्स हैं टीचर के, जो भी जहां भी आप पढ़ते हैं, और प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू, जो पिछले साल आए हुए हैं, पिछले 10 साल 15 साल में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके ट्रेंड को देखना। एनसीईआरटी में इसलिए कह रहा हूं कि एनसीईआरटी ये जो लिटरेचर है, साइंस लिटरेचर, इसमें एनसीईआरटी, जैसे आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कभी करोगे तो एनसीईआरटी उसमें पढ़ा जाता है 9th ऑनवर्ड्स है, 8th ऑनवर्ड। उसका मतलब क्या है कि एनसीईआरटी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हिडन होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने से हुआ। तो मेडिकल के लिए मेरा एडवाइस यही है कि कम से कम आप 5 टाइम्स इसको आप पढ़ो, और इतने ही टाइम्स 5 टाइम्स इसके नोट्स को पढ़ो, क्लास नोट्स। क्लास नोट्स का मतलब क्या है कि क्लास नोट जो होता है टीचर का, उसमें एनसीईआरटी भी कवर्ड रहता है। कई बार पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा 12th पास, पहले 12th को फोकस करेगा फिर मेडिकल को करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, 12th और मेडिकल अलग नहीं। बच्चे 11th में आते हैं तो 11th में ही उनको एक साथ ही दोनों काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक उठा लिया, उसका पहले एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन कराए, उसके बाद तो प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू कराए, जो पिछले 15 साल के क्वेश्चन है वो कराए, या उस तरह से क्वेश्चन और उसको तैयार करके उसको रखा जाता है। वेरी सिमिलर क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, उसको कराया जाता है। तो ये आपका गुरु मंत्र है कि आप 300 प्लस नंबर आप कैसे लाएंगे। आपको ये काम 5-5 बार करना होगा कम से कम। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के टाइम में, जैसे मान लीजिए आपने बायोलॉजी पढ़ कर रख दिया कि हमको बायोलॉजी बहुत आता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करना है, और जो क्वेश्चन आता भी है उसको भी 2-3 बार करना है। ये सबसे बड़ा आपके लिए टिप्स है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। अगर आप इसको प्रैक्टिस में नहीं रखोगे, आप भूल जाओगे। ऑल 4 ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, आपको बहुत दिक्कत होगी वहां। अगर आपने ठीक से नहीं इसको किया है तो आपके ऑप्शंस इतने क्लोज रहेंगे कि आप गलती कर लोगे। गलती करोगे तो क्या होगा, अगर +4 एक क्वेश्चन का मिल रहा है और वो क्वेश्चन गलत हो गया और आपको -1 आया, तो आपको 5 नंबर का नुकसान। जो क्वेश्चन आपको आ रहा था वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, आप 5 नंबर पीछे चले, फिर उसको मेकअप करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत फाइट होता है। जैसे इस बार आपने देखा, इस बार जब कितना कोरोना का ये था, फिर भी 720 में 722 बच्चों को आए, 715 बहुत बच्चों को आए। इसका मतलब इससे आप तैयारी का लेवल आप देख सकते हैं कि कितना कंपटीशन है और बच्चे की तैयारी का लेवल क्या है। 720/720, इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो बच्चा को बीट कर सके। तो आपकी लड़ाई, जब ऐसे लड़ाई में आप आते हो तो उस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए
अगर हम लोग 300 प्लस नंबर इधर ले आते हैं और फिर हमको 300 नंबर और चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? तो 300, अगर आपने इधर 340 20 25 तक आप चले जाए, उधर का रास्ता आपका आसान हो जाए और इधर आप जा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है मैंने बता दिया। एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसको लाल पिलर उसको अंडरलाइन करते रहो। जो जिस टीचर से पढ़ते हो उसका नोट्स अच्छा होना चाहिए, अगर अच्छा नोट्स है उसको पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर की बातें भी कुछ होती है, तो कई बार कुछ इधर उधर के भी क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन एक बार बाहर से आ गया और आपसे नहीं बना तो फिर आपको कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि वो तो क्वेश्चन बनता ही है, टीचर बच्चे तो बनाते हैं। तो उसके बाद एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर, जितना क्वेश्चन आपको मिल जाए, अच्छे क्वेश्चन जहां जहां से मिले, पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, उससे क्या होगा, क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलेगा, ट्रेंड पता, सो दैट कि आप इररिलेवेंट क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे। कई बार बच्चे ज्यादा पढ़ने के चक्कर में इररिलेवेंट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं, तो इसको फोकस कर। तो अगर आपने 320 का अगर आंकड़ा पार कर लिया इधर, तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे का रास्ता। तो अगला सब्जेक्ट को मान लीजिए हम फिजिक्स को लेकर चलते हैं। फिजिक्स जो कि है मेडिकल के बच्चों के लिए काफी सरदर्द होता है, बट मैं बता दूं कि मेडिकल का जो फिजिक्स है वो डिफरेंट है, वो आईआईटी की तरह नहीं, बहुत ही फ्लैट है। तो यहाँ भी आपको मैं पहला सलाह दूंगा कि क्लास नोट्स और प्रैक्टिस और एनसीईआरटी तो रहना ही रहना, एनसीईआरटी इसमें कवर्ड रहेगा क्लास नोट्स। मतलब आपको कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए, और बच्चे जो हैं क्लास में कई बार हेजिटेट करते हैं, कोई चीज उनको नहीं आता है, नहीं पूछते हैं टीचर से, फिर बाद में उनको बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, कमजोर से बच्चे, क्योंकि मैथ्स में अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस मानते हैं, वो भी शुरू से ही अगर लग जाते हैं तो उनको धीरे धीरे उस चीजों को कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है कि एनसीईआरटी आप पढ़े, एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 12th भी देना है। एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन है उसको करना है, उसी में से आएगा 12th में, बेस आपका उसी से बनेगा। बट जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, थोड़े से अपग्रेडेड होते हैं। अगर आप क्लास नोट्स को अगर नहीं समझिएगा, उसके कंसेप्ट को आप नहीं समझिएगा, तो आप नहीं बन सकते। तो यहाँ पर जो है आपको टीचर के साथ आपको जैसे ज्यादा लगता है, जैसे अभी जो हम लोग पास 4 महीने हमारे जो 12th के बच्चे हैं, अभी के टाइम में उनके पास 2 महीना प्लस है इधर के लिए, मान लीजिए 12th एग्जाम के बाद 2 महीना उनके पास है। तो अभी अगर वो इस शुरू के 2 महीने में अगर वो 12th को फोकस करते हैं, 12th प्लस उसके एमसीक्यू के क्वेश्चन, तो उनका 50% काम हो जाएगा। उसके बाद उनके पास 2 महीने जो बचेंगे आगे, उसमें 11th को रिवीजन कर सकते हैं, तो उनका 1 साल बच जाएगा। और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं और टारगेट में हैं, उनके लिए तो बराबर है, उनके पास 4 महीने हैं, 4 महीने प्लस है, 4 महीने प्लस काफी होते हैं, क्योंकि जो बच्चे टारगेट में आते हैं तो लगभग उनका तो बेस होता ही है, तो बेस के बाद जो है उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की और कंसेप्ट को क्लियर करते सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिजिक्स में आपको क्लास नोट्स टीचर के साथ ज्यादा आपको लगता है, नहीं तो फिजिक्स आपको तंग करे। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि फिजिक्स में जो है आपको जो है कुछ नहीं तो कम से कम 130 प्लस मार्क्स आए। तब आपका नंबर कितना हो गया? अब आपका नंबर हो गया 550। 550 इसको हम लेकर चलते हैं, 500 to 550 मान लीजिए अभी तक जो भी हुआ। स्ट्रेटेजी तो बनाना पड़ेगा, ये जादू से तो होगा नहीं बेटा। और अब आपके पास आया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है ये सबसे पेन सब्जेक्ट है, मेडिकल के लिए भी और आईटी के लिए। थोड़ा सा
इंटरेस्ट क्रिएट करने में शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए अच्छे टीचर की जरूरत होती है उसमें कि जो इंटरेस्ट क्रिएट करे। और एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए तो आपको इसमें जो है इसमें 150 नंबर आप ला सकते हैं, 150 अराउंड आप ला सकते हैं। फिर आपका सिलेक्शन जैसे आप 650 नंबर आ गए, फिर आपको ज्यादा नहीं भाग दौड़ करना, क्योंकि आपको पता है कि नंबर आजकल बहुत आ रहे हैं बच्चों, और जिसको बहुत नंबर आ रहा है वो इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ा होगा। आप उससे पूछ लीजिए, किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट से आप पूछिएगा तो आपको लगेगा कि ये ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही वो काम करता है। अब केमिस्ट्री में थोड़ा सा और वेरिएशन है, इसके 3 ब्रांच है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और तीनों में 15-15 क्वेश्चन आते हैं, 15-15 क्वेश्चन इसमें। अब तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप अंडरमाइन करोगे, अगर आप उसको रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो फिर तुमको दिक्कत करेगा। अभी 3 पार्ट है, तुम इसको मानो या मत मानो, 3 पार्ट, तीनों का अलग अलग रेट है। फिजिकल जो है मेडिकल बेस्ड है, ऑर्गेनिक जो है कंसेप्ट बेस्ड है, और इनऑर्गेनिक जो है इसको थोड़ा सा मेमोराइज करना, इसमें आपको मेटलर्जी वगैरह इस सब के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। लेकिन नंबर सबके 15-15 ही आ रहे हैं और सबके 60-60 नंबर ही आएंगे, इसलिए जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देखना है। ये नहीं कि क्वेश्चन है फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है कि बायोलॉजी का है, नंबर आपको 4 ही देगा। ये सारी बातें बच्चों को नहीं पता होती है, वो 1-2 बार फेल करते हैं तब उनको पता। जब उसको टीचर बताता है कि भैया सब सब्जेक्ट का वैल्यू करो और सब क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को आसान मत मानो, मान लो किसी क्वेश्चन पर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाकर एग्जाम में गलत हो गए, फिर आपको बहुत कष्ट होता है। तो ये तीनों का स्ट्रेटेजी अलग अलग है, और इसमें जो है इसमें भी आपको क्लास नोट्स, प्रैक्टिस एंड एनसीईआरटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एनसीईआरटी को आप ओवरलुक करो, एनसीईआरटी तो आपको चाहिए क्योंकि आप पहले रिजल्ट आएगा, थोड़ा एनसीईआरटी में बेस भी है, बट एनसीईआरटी अकेले सफिशिएंट नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब पर या कहीं कहीं बोलते रहते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाल थोड़ा हो जाएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाल कर आप दिखा रहे हो, बट वो क्वेश्चन तक पहुंचने के जो कंसेप्ट की बात होगी वो कहाँ से आएगा। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन जो है आ गया, भाई एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि C4H8 के कितने आइसोमर्स हैं। अब कोई निकाल कर दिखा रहा है कि एनसीईआरटी में है ये, बट C4H8 के कितने आइसोमर्स हैं ये आपको, अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप इसको बना पाओ। क्वेश्चन खोलने से नहीं होगा, उसमें दिया हुआ है, फिर दिया हुआ तो वहां तक कैसे हम पहुंचेंगे। अब मान लीजिए इसके आइसोमर्स की बात अगर हम करते हैं, ऑप्शन लगा दिया, मान लो ये ऑप्शन है। अब अगर आप ट्राई करके देखोगे तो आप में से बहुत लोग अगर इसको ट्राई करें, उनके पास अगर कॉपी पेन है, तो आप देखोगे सबके आंसर अलग अलग आएंगे। तो आंसर तो एक ही है ना, कंप्यूटर को तो एक ही आंसर पता है। जब उसको एक आंसर पता है तो उसी को टिक करेगा, बाकी को तो देखेगा नहीं कि फलाने स्टूडेंट ने बहुत मेहनत किया तो इसको भी दे दो भाई, आंसर तो 5 है लेकिन 4 मेहनत बहुत किया, इसको भी थोड़ा नंबर दे दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरे कहने मतलब है कि आप जो है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री मैंने क्या कहा कि आप क्लास नोट्स में पढ़े, मेडिकल बेस्ड है, आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करें, और एनसीईआरटी तो उसमें कवर्ड है ही। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे क्लास नोट्स, और एनसीईआरटी जब बाद में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि एनसीईआरटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास आपकी अच्छी है, टीचर आपकी अच्छी है, तो एनसीईआरटी आप पहले पढ़। एनसीईआरटी तो आपको मस्ट हर जगह पढ़ना है, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्लास जो भी आपका टीचर उसकी हेल्प की जरूरत है। तो फिजिकल हो गया, फिजिकल में 15 क्वेश्चन है, 60 नंबर आपको देगा। मेडिकल वाले बच्चे फिजिकल में भी थोड़ा फंसते हैं, मेडिकल वाले बच्चे फिजिकल में भी थोड़ा फंसते। हाँ, आंसर 4 इज द राइट आंसर।
अब मान लें कि इसमें अगर हम इंक्लूडिंग स्टीरियो अगर बोल दे तब क्या होगा? इंक्लूडिंग स्टीरियो, कंचन, एस, आंसर विल बी फोर्थ। 6 होगा ना जी? दिस इज क्या होगा आंसर इसका? हेलो, ये सर आपकी वॉइस कम आ रही है, मतलब वॉइस कम आ रही है? एक मिनट, हाँ जी बताओ। तो जस्ट एक एग्जांपल मैंने कहा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, इसमें इंक्लूडिंग स्टूडियो भी होगा, एक्सक्लूडिंग स्टूडियो भी होगा, तो आप नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो बहुत सीधा क्वेश्चन है, C3H4 आइसोमर्स, इसमें एक और बन जाएगा, स्टूडियो वाले में एक और बन जाएगा, स्टूडियो लास्ट वाला क्वेश्चन था स्टूडियो में, उसका आंसर लास्ट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कहो तो एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो अगर आता है तो ठीक। तो C3H4 के अगर क्वेश्चन आ गए कि भैया इसका आंसर क्या होगा, क्या करोगे? ओ, नॉट पॉसिबल। और कोई बच्चे? लास्ट जो क्वेश्चन था सर उसका दो आंसर एक आइसोमर बार बन फिर रहे हैं से सर। हैं? कितने सर बनेंगे? दो बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। दो। अच्छा, इसमें इल्मा ने 3 बोला है, 3 कैसे होगा बताओ इल्मा? कृष्णा कुमारी ने भी 3 बोला है। 3 मतलब दिस वन, 3 आइसोमर है, थर्ड ऑप्शन है। इसमें न्यूमेरिकल में वो क्वेश्चन पेपर 1 2 3 4 ही आता है, इसलिए 1 2 3 4 पे प्रैक्टिस करना सही रहेगा। तो इस तरह का मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जिससे लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें अगर इंक्लूडिंग स्टूडियो करेगा तो उसका आंसर 6 हो जाएगा, और अगर वो रहेगा स्टूडियो नहीं रहेगा तो 5 हो जाएगा। यहां पर मैंने क्या किया, C3H4 के कितने आइसोमर बनेंगे, तो ऑप्शन ए के साथ कितने बच्चे हैं? देयर आर 3 आइसोमर, बिल्कुल, दिस इज द राइट आंसर। देयर आर 3 आइसोमर्स, व्हिच वन? देख सकते हो, जो नहीं कर सके देख सकते। ऐसा आप बोलोगे कि 0 होगा इसका आंसर, बट उसका आंसर होगा। जैसे इस केस में क्या है, आंसर इज बी। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको क्या चाहिए? ऑर्गेनिक के लिए आपको अच्छा अच्छा गाइडलाइन चाहिए, अच्छा आपके नोट्स बहुत अच्छे चाहिए। ऑर्गेनिक के लिए आपको क्या चाहिए? आपका क्लास नोट्स बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लास नोट्स जो है कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब इसलिए कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक जो है 15 क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरेक्टेड है। आइसोमर्स की जरूरत मैकेनिज्म में पड़ेगी, मैकेनिज्म की जरूरत हाइड्रोकार्बन में पड़ेगी, हाइड्रोकार्बन की जरूरत अल्कोहल में पड़ेगी। तो ये 15 क्वेश्चन जो है बैडली जो है इंटरकनेक्टेड है। इसके लिए आपका कंसेप्ट होना चाहिए कि आप इसको कर सके। क्लास नोट्स आपका कंप्लीट होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू, खूब मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए। क्लास नोट्स यहाँ पर भी 5 to 6 टाइम अगर आप रिवीजन करते हो तो सही रहेगा, ये भी 5 to 6 टाइम करते हो। और एनसीईआरटी तो है ही एनसीईआरटी। तो अब हम यहाँ पर एनसीईआरटी को भी लिख रहे हैं। अब जब हम इनऑर्गेनिक की बात करेंगे
तो इनऑर्गेनिक में पहले हम एनसीईआरटी लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एमसीक्यू, और उसके बाद हम लिखेंगे क्लास नोट्स। तो ये प्रायोरिटी को ध्यान में देना, अगर जो हम प्रायोरिटी बना रहे हैं इसको आपको ध्यान में देना है कि प्रायोरिटी हम अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग क्यों बनाए। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 नंबर में क्लास नोट्स है, यहाँ पर 1 नंबर में एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी पर अगर आप फोकस करते हैं तो आप इनऑर्गेनिक के 90% क्वेश्चन बना सकते सिर्फ एनसीईआरटी से। बट ये बात हम ऑर्गेनिक में नहीं बोल सकते। ऑर्गेनिक में बट नेचुरल एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आएगा, बट उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके कंसेप्ट। तो बहुत सारे आप बच्चे, आप जो आए हुए बहुत सारे बच्चे सब पढ़े होंगे, तो आप लोग जो हैं देखे होंगे इस चीज को कि कितना इसमें वेरिएशन है, तो आप देख सकते हो उसको। तो ये है पूरी स्ट्रेटेजी जो कैसे एग्जाम को कैसे पास करें। अब जैसे मान लीजिए कि इनऑर्गेनिक का जहां तक सवाल है, इनऑर्गेनिक में अगर आपको पेरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको अच्छा से आता है और आपको अच्छा से आता है 2 टॉपिक, और आपको कोऑर्डिनेशन आता है, तो आप 70 to 80% क्वेश्चन आप कर सकते हैं इनऑर्गेनिक। जितने रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हैं, जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन है पीरियड टेबल के, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, और इसी में कहीं पर चेंज हो गया, तो जो चेंज हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये है पूरी स्ट्रेटेजी एग्जाम क्रैक करने की। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको जरूर फायदा। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये बात को हमेशा याद। तो यहाँ पर आपको जो है एक तरीके से आपकी फुल पैकेजिंग है, मतलब आपको जो है आपको कुछ गाइड करने की, कुछ मोटिवेट करने की भी व्यवस्था है, प्लस सारी व्यवस्था आपको जो है सेफली आपको अपने टारगेट तक ले जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप उसका कंसेप्ट नहीं है तो नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, N2 का क्या कहोगे? 3। बोलो आप लोग, बोलोगे तभी फायदा होगा। 3। And what is the bond order of CO? 3. And this is 3, this is 3, और N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। 2.5, वेरी गुड। और CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ये भी 2.5। क्या होगा? Anybody else? Just create the feeling of class. Discuss with me. 2.5 ही होगा। Very good. It is 3.5. इल्मा ने सही आंसर दिया। तो ऐसे ऐसे सवाल हैं कि आप ये नहीं कि ट्रेंड बना हुआ है कि ये होगा तो ये होगा, राम ने ये काम किया तो श्याम भी ये करेगा, ऐसा नहीं है। यही वेरिएशन है पढ़ाई। इसलिए पढ़ाई जो है इसमें स्टडी की जरूरत है, और ये सबके बस का नहीं है। जो डिसिप्लिन नहीं है, जो सीरियस नहीं है, उससे नहीं होता है। अब देखिए कितना चेंज आ गया। अब जो 2.5 लिखकर आएगा उसको 5 नंबर का नुकसान होता है। लिख कर जरूर आएगा क्योंकि उसको पता है कि 2.5 होगा, जबकि ये 2.5 नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उसको अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत सारे सवाल आएंगे, बट उतना टाइम नहीं रहता है। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आप जो बच्चे क्लास एग्जामिनेशन हॉल से आते हैं, तुम अगर देखना, ध्यान देके इस बात को कि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से जब आते हैं तो उसमें से ज्यादातर बच्चे को लगता है कि मैं कर रहा हूं, ठीक है, और जब उसका आंसर मैच करते हैं 2 दिन के बाद तो लगता है कि किसी का छूट रहा है, किसी का बहुत नंबर से छूट रहा है, किसी का छूट ही रहा है। क्यों?
इसलिए कि आपने आंसर तो लगाया बट आंसर तो गलत हो गया। आंसर गलत नहीं हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर जो है बहुत ही ये इम्पोर्टेंट, सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप डॉक्टर इंजीनियर ऐसे नहीं बन सकते, आपको मेहनत करना पड़ता। तो ऐसे जो है एकेडमिक, आपको सारा एकेडमिक गाइडलाइन मैंने दे दिया कि आपको क्लास नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए, मतलब आपको गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, अच्छे क्वेश्चन जिसको आप लोग उसको बनाए, उसको एग्जाम के पहले 5-6 बार बना लें। उसके बाद आपको खुद टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे जो बच्चा टॉप करता है, वो टॉप करता है कैसे पता लगता है किसी को? पहले से ही उसके बारे में धीरे धीरे सोशल मीडिया पे घूमने लगता है कि फलाना बच्चा कोटा का, दिल्ली का, पटना का ये टॉप करने जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि एग्जाम से जो उसका जो कोचिंग का या जो भी उसका इंस्टीट्यूट है, वहां जो भी उसका टेस्ट सीरीज चल रहा होता है, उसमें वो नंबर लाता है, उसके बेसिस पर हम कहते हैं कि करने जा रहा है। इट मीन्स कहने मतलब यह है कि ये काम आप भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप भी धीरे धीरे स्ट्रेटेजी वाइज आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि बिना स्ट्रेटेजी के और बिना हार्ड वर्क के अगर आप इसके एग्जाम में जाइएगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन, आप 600 नंबर का एक्सपेक्टेशन लेके जाइएगा, आपको 100 नंबर आएगा, आपको 150 नंबर आएगा। फिर आपके पेरेंट्स कहेंगे कि भैया लगता है कि ये उस लायक नहीं है। हर स्टूडेंट उस लायक होते। मैंने 31 साल पढ़ाया है, मैं तो खुद दंग रह गया कि मेरे को भी लगता था कि नहीं ये अच्छे बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, फलाना है। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे हमारे डॉक्टर बने, उनको नहीं पता था कि वो बने। 200 नंबर आता था, 250 नंबर आता था ये इसके वीकली फोर्टनाइटली टेस्ट, और 600 प्लस नंबर आया, 650 प्लस आया। सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहा है उसको भी आश्चर्य हो रहा है कि भैया पिछले साल तो पिछले 19 में तो ये था, नंबर तो हमको कम आता था, 200-250 नंबर आता था, आज भी ऐसा। उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने चीजों को कई बार रिवीजन किया। आपको कई बार करना पड़ेगा, कम से कम 5 टाइम्स आपको हर चीज पढ़ना है। जो नहीं आता उसको ज्यादा। अब टारगेट वाले बच्चे जो भी थोड़ा बहुत होंगे, उनको मैं बता दूं, उनको जो है उनका अपना वीक एरिया उनको पता है। उनका वीक एरिया जो है एक्सपोर्ड हो चुका है, या तो फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में, जनरली उनका वीक एरिया है। तो वीक एरिया पर आप वर्क कर सकते। ये बात 12th गोइंग बच्चों को नहीं पता, लेकिन जो टारगेट के बच्चे उनको पता है कि उनका वीक एरिया, उनका ग्रे एरिया क्या है, उस पर ज्यादा टाइम अपना दे सकते। आपको अपना जो टाइम है, जो भी 10-15 घंटा आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, उसमें आप थोड़ा सा टाइम काट कर उस सब्जेक्ट को देंगे जिस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको ज्यादा मुश्किल होता है। मेरा ये कहना है कि फिजिक्स भी मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, बायोलॉजी मुश्किल नहीं है, पढ़ने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं। क्योंकि ऐसे 30 सालों में ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले, ऐसे ऐसे बच्चे पास किए, जो उनका जब हम 12th का टाइम याद करते हैं तो वो खुद हंसी आती कि उस समय रो रहे थे, आज डॉक्टर बन गया, कोई एमडी बन गया, तो कोई एमएस कर रहा है, कोई विदेश चला गया, फलाना। वो सारे बच्चे ऐसे ही थे, वो उनको लगता था कि मैं नहीं कर सकता। तो आप भी कर सकते हो, और ये प्लान करो। 2021 की बात अगर हम लोग करते हैं, वी हैव 4 मंथ्स प्लस, 4 मंथ से ज्यादा हमारे पास है टारगेट वालों के लिए, और 12th वालों के लिए भी है। 12th वालों को क्या है कि उनको 12th बोर्ड भी देना है। तो 12th बोर्ड वाले क्या करें, 12th बोर्ड वाले जो हैं ये 12th वाले पार्ट को फोकस करें, 12th वाले पोर्शन को ये फोकस करें, 12th वाले पोर्शन को फोकस करें। इससे क्या होगा कि 12th इनका तैयार हो जाएगा, और जून एंड जुलाई में ये अपना 11th को जो है सो रिवीजन कर ले, तो इनका पर्पस सॉल्व। ठीक है, टीचर जो कर रहा है एक्सपीरियंस के आधार पर, मैंने सारी बातें बताई जो आपको फायदा होगा अगर आप करेंगे। तो अब आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो।
रिगार्डिंग स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ जी, बताओ। हाँ सर, मेरा नाम आदित्य है। सर तो क्या है कि अभी ना मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ फुल सिलेबस का। हम्म। तो अभी क्या है कि मेरा एवरेज स्कोर अभी लाइक 520 पे 525 पर फुल सिलेबस का हो रहा है। तो सर ठीक है। हाँ सर, तो मेरा मेरा ये सर, मेरा डाउट आपसे ये है कि अभी अभी हमारे एक महीना अभी मिलेगा हमें उस बोर्ड से पहले, फिर एक महीना बोर्ड पे, फिर बोर्ड के हम्म। बाद हमारे पास 2 महीने हैं। तो बिल्कुल। सर अब हाँ सर, तो सर बोर्ड के बाद जो 2 महीने हैं वो तो मैक्सिमम टाइम हमें मॉक टेस्ट देकर और फिर एनालाइज करना चाहिए ना अपने आप को कि कब कहाँ बिल्कुल पर वीक बिल्कुल हुआ। करना चाहिए, बट हाँ सर, मॉक तो सर मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, आप देखो कि आपको किधर का 11th और 12th में किधर आपको नंबर कम आ रहा है, उसको देखो आप। जी सर। सर तो मेरा ये है कि सर अभी जो टाइम है ना, अभी मैं बोर्ड पे इतना फोकस नहीं कर रहा, मैं बस मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। क्या वो सही बिल्कुल अप्रोच सही है? है, सही है, सही है। सही है आप सर। आपके 500 प्लस नंबर आ रहे हैं, यू आर अप टू द मार्क, यू कैन डू इट। तो आप जो है जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो भी आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एनसीईआरटी उसमें कवर हो रहा है। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ इतना करना है कि जो लास्ट एक मंथ बचता है उसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जैसा जी सर। 12th बोर्ड में आता है। हाँ सर, वो तो क्या है कि ना एक टाइम पर मेरे 350 आते थे, फिर मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट करे, फिर 450 आने लग गए। अब सर एक बार मैंने 2019 का या 2020 का प्रीवियस दिया था, उसमें लाइक हम्म। 560 आ गए थे। पर उसके बाद अब पूरा एक महीने से कुछ बढ़े नहीं, एक महीने ने 2-3 हफ्ते से दे रहा हूँ टेस्ट, बिल्कुल, कुछ मैं बढ़ नहीं रहा। इसीलिए तो अब मैं कह रहा, मैंने स्टैग्नेंट हो क्या गया। कहा, हर चीज को 5 बार पढ़ो। मैंने इसीलिए कहा कि भूल जाता है बच्चा, जो है लास्ट में भूल जाता है, उसको बहुत सारा प्रेशर रहता है। ठीक है, जी आप सर। उसको रिवीजन करते हो, जो आता है उसको भी पढ़ो। जी सर। सर तो फिर अभी जब बोर्ड्स आ रहे हैं, तो फिर हाँ, मुझे क्या ये जो अपना मॉक टेस्ट का जो मैं शेड्यूल कर रहा हूँ इसका अब रोकना पड़ेगा? अब लास्ट एक मंथ में रोक देना। सर क्या मैं अगर सर क्या है कि मेरा सिलेबस हो गया है, पर प्रॉब्लम है मेरे जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि ना मुझे ना जो लिखने का पोर्शन होता है जैसे प्रेजेंट करते हैं इसीलिए पेपर में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो कि वीक है। लास्ट 1 मंथ में आप उसी पर फोकस हो जाओ। अगर आपको 500 प्लस नंबर आ रहा है, इट मीन्स कि आपको सब्जेक्ट आता है। अब आपको जी सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि जो चीज आपको आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ दिया कि भैया जो है हाइपर कंजुगेशन के बारे में लिखो, तो आपको लिखना नहीं आता, आपको हाइपर कंजुगेशन का यूज आता है, यही चीज जी है ना। सर। तो जी आप सर। हाइपर कंजुगेशन तो लास्ट मंथ में करो उसको। जब तुम्हारा 30 डेज बच जाए बोर्ड के है, तो तुम 30 डेज मॉक टेस्ट को ड्रॉप कर दो और आप उसका मॉक टेस्ट दो बोर्ड का। अगर जी तुम सर। किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हो तो तुमको बोर्ड का मॉक टेस्ट भी कराएंगे वो। हाँ ठीक सर, है, तो फिर तो ये जो अभी मार्च का महीना अप्रैल का महीना है, इसमें हाँ, मैं मॉक टेस्ट ही दूं नीट का, और फिर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कम से और कम फिर कुछ जो नहीं जुलाई, तो 15 मार्च तक, तो 15 अप्रैल तक तो दे ही सकते हो। हाँ 15 अप्रैल तक। जी हाँ सर। हाँ, उसके बाद बोर्ड की तैयारी करूँ, फिर उसके बाद 2 महीने और है बिल्कुल उसमें बोर्ड की नीट। तैयारी करोगे, बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए। देखो अच्छे मार्क्स जैसे भी आएंगे ना, तो तुम्हारा ही मोरल बूस्ट अप हो। इसलिए ये नहीं, बोर्ड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो उसको जी जो है सर। उसको वही करो कि बोर्ड की तैयारी 15 अप्रैल के बाद एकदम रिगरस करो और प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट कम से कम 10-15 मॉक टेस्ट दे दो बोर्ड का। हाँ। ठीक जी है, सर। अब बोर्ड के जी बाद सर। 90 प्लस नंबर आ गए, उसके बाद आकर के मॉक टेस्ट दो, और उसके बाद सैंपल पेपर डिस्कस करो, बातें करो। सर तो सर इसी मेरा से एक है डिस्कस कि हो गया, यही करना है। तो मेरा एक बहुत प्रॉब्लम है सर। मैंने क्या है कि ना, मैंने एक गोल रखा था कि बोर्ड से पहले मैं लाइक 600 क्रॉस कर लूं, फिर बोर्ड आराम से दे सकता हूँ, और फिर बाकी का देख सकते हैं 2 महीने बाद। हाँ, हाँ, अभी सर क्या है कर कि अभी जाओगे, कर जाओगे, सर कर पर जाओगे 600  15 क्रॉस हुए नहीं है, तो फिर अभी थोड़ा टेंशन बढ़ता 15 रहता है। 15 पहले कर जाओगे। कोई नहीं, कोई नहीं, तुम 15, ये सब टारगेट मत फिक्स करो, तुम काम करते रहो ना, टारगेट खुद हो जाएगा। हो सकता है तुम जितना सोचो उससे ज्यादा नंबर आए। मैं तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 30 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है ना। बच्चे जो जी 500 सर। नंबर सोचते थे उनको 650 नंबर आए। ये नंबर मत सोचो, तुम काम करो अपना। तुमको जो जहाँ दिक्कत हो रही है, जैसे मैंने आज बोला कि CO प्लस का बाउंड ऑर्डर 3.5 होता है, जाकर देखो इसको कैसे 3.5 होता है।
अगर नहीं हाँ सर, वो आता है, ठीक है ना। जैसे मैंने C3H4 का आइसोमर पूछा, बच्चों ने लिखा नहीं होगा आइसोमर, कुछ बच्चों ने लिखा कि नहीं 3 होगा, जो जिसको लग रहा है नहीं होगा जाकर देखे कैसे हो रहा है, जी सर। ठीक है। और भी बच्चे जो सेम प्रॉब्लम सारे बच्चे बता रहे हैं, सबके लिए एक ही सजेशन है कि आप 10 अप्रैल के बाद, 10 से 15 अप्रैल के बीच में आप पूरे सब चीज को छोड़ दो और एनसीईआरटी को फोकस कर लो। एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन बनाओ और मॉक टेस्ट, जो जहां भी कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो वहां का मॉक टेस्ट करो। कोचिंग नहीं भी पढ़ रहे तो तुम्हारे गूगल पर मिल जाएगा, गूगल पर जो है 15-20 मॉक टेस्ट हैं, उनको उठाकर बनाओ, उसी में तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस उसी से होगा, प्रैक्टिस सोचने से नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमको रेजोनेंस के बारे में कह रहा है कि तुम 40 वर्ड में लिखो तो तुमको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो 40 वर्ड में लिखोगे, दूसरा लिखेगा, उसमें नंबर में अंतर आएगा, क्योंकि 40 वर्ड में आपको सारे चीज लिखने हैं, कहानी नहीं लिखना है, साइंस है। इसलिए जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी चीज के बारे में 10 लाइन में लिखना है या 5 लाइन में, 10 लाइन का तो नहीं आता है, 5 लाइन में लिखना है, तो 5 लाइन लिखने का प्रैक्टिस कर लो, उसमें 4-5 बार लिख लो कि लगे कि कोई इंपॉर्टेंट बात है, छूटे नहीं उसमें। अगर उसी समय लिखना शुरू करोगे तो छूट जाएगा, नंबर कम आएगा। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी इस तरह से आ रही है, और सबका यही सजेशन मेरा यही है कि आप उसको जो है करो। सर हाँ जी, मेरा एक डाउट है सर केमिस्ट्री में। मैं ना हाँ सर केमिस्ट्री में आकाश के ना पूरे मॉडल सॉल्व कर रखे हैं, पर हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी मेरा बोर्ड होने वाला है, पर मैंने एनसीईआरटी के नहीं करे हैं, तो मैं करूँ एनसीईआरटी सॉल्व? मैंने आकाश के कर रखे हैं। आकाश के मॉडल में तो एनसीईआरटी है ही ना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं। मैंने रीड नहीं करी ना एनसीईआरटी, मतलब उनके आकाश वही पढ़ी है। वही कह रहे हैं ना, आकाश के जो मॉड्यूल हैं उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं। देखा है 12th बोर्ड के क्वेश्चन, वो भी है, उसको कर लो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते जाओगे होते चला जाएगा, जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत होगी उसमें कर लो। कौन बच्चा क्या बोल रहा था, स्कूल वाले क्या कर रहे हैं प्री बोर्ड के पहले? कोई बच्चा क्वेश्चन लिखा था। देखो, स्कूल वाले से भी पंगा नहीं करना है, पंगा तो करना ही नहीं लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो। उनका काम कर लो, अपना काम भी कर लो, दोनों में क्लास में होंगे। स्कूल वाले जो हैं वो अपना काम अगर करवाते हैं तो उनकी भी मजबूरी है, वो करवाते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मैनेजमेंट उसके लिए कहता है, तो उनको भी उनका काम भी कर लो, अपना काम भी कर लो, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर लो 2-3 में। ये नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, एक कोई कंट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं क्लैश नहीं होना चाहिए ना। धीरे धीरे निकलते चले जाओ, हो जाएगा सक्सेस। और कुछ बताओ, और कोई बच्चों किसी का? इस तरह का सेशन आपका और भी हम लोग ले सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, लेकिन इसको आप फॉलो करोगे आपको बहुत फायदा होगा। आप देखना, बिना प्लानिंग के कोई काम करोगे तो सक्सेस जो है ना उसमें कम आएगा, अमाउंट ऑफ सक्सेस लेस होगा। अगर प्लान करके करोगे तो अमाउंट ऑफ सक्सेस बढ़ेगा। सक्सेस से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कोई आदमी बहुत जानता है और उसको जो है 550 नंबर आ गया, वो डॉक्टर नहीं बना, तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। किसी का तुक्का लग गया और उसके 10 क्वेश्चन सही हो गए, हो जाएगा समाज में कि बहुत, ये सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिकेट मैच देखता होगा कई बार, जैसे बैट्समैन मारना चाहता है ऑफ में चला जाता है, ऑफ ऑन में, और 6 हो जाता है तो कहता है बहुत अच्छा खेल। तो वैसे ही लाइफ का वैसे ही है, तुम्हारा जो है मेहनत जो है कहीं ना कहीं रंग लाता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता है। ऐसे नहीं कि कॉन्फिडेंस कोई हम नहीं बढ़ा सकते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारा नंबर ही बढ़ाएगा। हम तो तुमको मोटिवेट करेंगे। टीचर का रोल बहुत कम होता है, मैंने तो यही देखा है। टीचर का रोल अगर बहुत रहता है तो क्लास के साथ 70 बच्चे 50 बच्चे जो सारे पास कर जाते हैं। लेकिन टीचर का रोल यही है कि टीचर जो है बच्चों को इग्नाइट कर देता है। Yes, yes, 650 is the sufficient marks, but to get 650 not easy task. 650 is more than enough. सर But choice वाला नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। सर हाँ जी, मैं ऐसा कह रहा हूँ, हाँ जी कपिल। मैं ऐसा कह रहा हूँ
मैं ना जैसे एक दिन में ना एक चैप्टर ऐसे मेरा हो जाता है, पर वो सिर्फ हम्म। थ्योरी पार्ट हो पाता है नीट के हिसाब से, फिर अगले दिन मेरे क्वेश्चन होते हैं, तो वो स्पीड सही है? पहले रिवीजन करते हो फिर क्वेश्चन करते हो, यही ना? हाँ, हाँ, ठीक है। जैसे मेरा अल्कोहल एंड ईथर जो चैप्टर है उसकी मैंने पूरे नोट्स है याद कर लिए एक दिन में, हम्म, फिर टाइम लग जाता है, मतलब 6 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद अगले दिन मैं करता हूँ। याद मत करो, समझो उसको। ऑर्गेनिक को याद मत करो, समझो। जैसा ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या करना है, समझना है। हम्म तो याद करोगे तो थोड़ा सा प्रेशर आएगा दिमाग, हो सकता है भूल भी जाओगे, समझ जाओगे। क्या होगा, जैसे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे एसिड बनेगा। अब उसमें क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ध्यान में रखना है। सर हमारे मैं पास। सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, जैसे इनऑर्गेनिक हो गई वो भी करना, फिजिकल का हो गया वैसे वैसे। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। वो तो आपको मेहनत तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। देखिए, सब सब सब्जेक्ट में बराबर मेहनत तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि इनऑर्गेनिक में बराबर मेहनत है। और अच्छा, ऑर्गेनिक का मेहनत क्या है कि एक राउंड का मेहनत है। पहले राउंड में अगर आपने उसको अगर कर लिया, मैकेनिज्म पार्ट तक आपका सही हो गया, तो फिर आगे बहुत दिक्कत नहीं होता है। फिजिकल का अलग अलग टॉपिक है, फिजिकल न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो सर तीनों का अप्रोच अलग अलग। ठीक है, इसलिए उसको एक साथ मत करो, तीनों को अलग अलग स्ट्रेटजी बनाओ। ठीक है, और बताइए। सर हाँ जी। सर मैं सर दिल्ली का रहने वाला हूँ सर, मतलब 11th 12th भी दिल्ली का ही करा है सर। जी, अगर मतलब दिल्ली में चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, तो सर कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए होता है दिल्ली कोटा, स्टेट कोटा? वही 650 प्लस। हेलो, ओके सर। 650 प्लस ले आओ और जाओ। बहुत सारे डॉक्टर हमको मिलते हैं रास्ते में, मेट्रो में, कभी 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 कहीं मिल जाए। एक साथ 6-7 बच्चे मिलते हैं। मिलते हैं, फिर कहते हैं सर आपने फलाने साल फलाने जगह पढ़ाया था, हो सकता है अगले साल तुम मिलो। क्या जी सर। ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है ना। कोई जी सर। मुश्किल काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ टीचर की बात मानते चलो, और ये किसी भी गफलत में मत रहो कि वहां जाकर कोई जादू हो जाएगा। वहां सिर्फ तुम्हारा पढ़ा काम आता है और कुछ नहीं काम आता। जो पढ़ा है वो यामसन हॉल का हीरो होता है, जो नहीं पढ़ा है वो सबसे ज्यादा वहां पर परेशान होता है। उसको लगता है 3 घंटे कैसे बीते। ठीक है, तो और भी हम लोग सेशन करेंगे अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट होगा तो। और आपकी क्वेरी हम लोग फिर से उसको करेंगे, एड्रेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स। आप लोगों ने बड़े इंटरेक्टिव क्वेश्चन सर के साथ इंटरेक्टिव डिस्कशन किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो सेशन है हमारा बहुत फायदेमंद रहा होगा, और आप लोगों ने इसका पूरा फायदा उठाया होगा। और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपके नीट 2021 का जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उसमें कहीं ना कहीं ये सेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। और ऐसे सेशंस हम हमारे जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, चलते रहेंगे माय करियर माय फ्यूचर की तरफ से। आज सुबोध सर आए हैं, और हो सकता है सुबोध सर को हम, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगी या अगर आप लोगों को और इस तरह के सेशन चाहिए होंगे, तो आप हमारी जो टीम है जिनके साथ भी आप कनेक्टेड है हमारी टीम की तरफ से, तो उनके साथ आप टच में रह के बताइएगा। विल रिक्वेस्ट सुबोध सर टू कम वंस अगेन फॉर मोर डिस्कशन, फॉर चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, और टॉपिक्स में जिस पर आप चाहेंगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुबोध सर भी आ जाएंगे। एंड साइमल्टेनियसली विल कवर योर अदर टॉप सब्जेक्ट्स आल्सो इन डिटेल। फिजिक्स के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, और लाइक सर एक्सपर्ट्स विल कम एंड डिस्कस विद यू। So thank you very much, and wish you all the best for your board examination and for your NEET examination. Stay in touch with My Career My Future, and do subscribe our channel also of My Career My Future for latest updates. And जो स्टूडेंट जिन्होंने My Career My Future का मेडिकल काउंसलिंग क्लब नहीं ज्वाइन किया, so they can also contact us. So thank you very much. Have a nice time. Have a nice evening. Bye bye. Good night.